ड्राइंग्स ऑफ गुड्स या ड्राइंग्स इन गुड्स। अगर आप गुड्स विड्रॉ कर लेते हो, गुड्स विड्रॉ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं बिजनेसमैन को हर वक्त पैसा ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुटीक रन कर रहे हो, तो बुटीक रन कर रहे हो, आपके पास फैब्रिक होगा या स्टिच जो भी सूट होगा। कई बार ये भी होता है कि अच्छा कपड़ा मार्केट में आया तो हम ही डाल दें, ऐसा होता है। अगर आप बुटीक रन कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ही सेल करोगे, कुछ घर के लिए भी ले जाते हो, तो वो आपके लिए क्या थे, गुड्स थे। जो आप सेल कर रहे हो आपके लिए गुड्स है। कभी कभी हमारा मन कर गया कि हम घर पे लेके जाएंगे इस चीज़ को, अच्छी चीज़ आई है, ड्राइंग इन गुड्स हो गया। गुड्स के रूप में हमने क्या किया, बिजनेस से निकाला है कुछ। अब बिजनेस तो उसे रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कैसे करेगा, वैल्यू में रिकॉर्ड करनी है। ड्राइंग्स जिस वैल्यू की गुड्स लेके गए उसी वैल्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो हमारे लिए तो क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, ड्राइंग बिजनेसमैन के लिए यूज किया गया पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर है, ये गुड्स रिसीव करने वाला है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ये डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करें, अगर कैश लेकर के जाता है तो कैश कर देते हैं। गुड्स के मामले में हम गुड्स लिखते ही नहीं कहीं पे अकाउंट्स में, क्या लिखते हैं, परचेज। अच्छा, सेल क्यों नहीं लिखा, गुड्स के लिए या तो परचेज लिखा जाता है या सेल लिखा जाता है, दोनों एस्पेक्ट सोचो तो सही। हमने सेल क्यों नहीं लिखा, हमने क्या किया, सेल नहीं की, वैसे तो परचेज भी नहीं किया हमने। देखो हमारे पास क्या होता है, गुड्स हम खरीदते हैं, हमारे पास क्या आता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं परचेज लिखते हैं। ये परचेज हमारा क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है अगर कुछ भी ना बिके। जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमने जो सेल किया वो सेल के रूप में अलग से हम दिखा देते हैं। अगर हम जैसे परचेज किया था, हमने 100 यूनिट हमने परचेज की, हमने 50 यूनिट सेल कर दी, स्टॉक कितना रह गया, 50 यूनिट। अब ये सिचुएशन आएगी ड्राइंग के रूप में, बिजनेसमैन 20 यूनिट अगर विड्रा कर ले, स्टॉक हमारा कितना रहना चाहिए, 30 यूनिट रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब हम कैसे करें, क्या सेल्स में 20 यूनिट इंक्रीज कर दें, सेल्स में 20 यूनिट अगर इंक्रीज कर देंगे तब भी 30 यूनिट्स रहेगा स्टॉक तो हमारा। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने विद प्रॉफिट सेल नहीं किया है। अपने जो ओनर है उसको विद प्रॉफिट सेल नहीं किया, वो कॉस्ट प्राइस पे लेके गया है और कॉस्ट प्राइस ही हमें रिसीव होने वाला है ड्राइंग की वैल्यू के रूप में। लेकिन अगर हम कस्टमर को सेल करेंगे तो विद प्रॉफिट सेल करने वाले हैं, और ये सेल भी नहीं है। अगर हम इसे सेल में इन्वॉल्व कर लें तो हमें ये दिखाना होगा कि इससे जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया वो कहाँ है, और इससे या फिर अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो डेटर्स कहाँ हैं, दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा। हमें फिर एट द लास्ट हमें क्या करना है कि 20 यूनिट कम करनी है। फिर हम क्या करते हैं, हमने परचेज किए थे 100 यूनिट, जिसमें से बिजनेस को कितने मिले, 80 यूनिट्स ही तो मिले, 20 तो वो अपने पास ही रख गया। तो हम क्या कर देते हैं कि हमने परचेज ही जैसे 80 यूनिट ही किए हो, हम परचेज का रिवर्स कर देते हैं। बिजनेस को 80 यूनिट ही मिले ना, अब 80 यूनिट में से उसने 50 सेल करी, 30 उसके पास है, 20 तो उसने खुद के लिए रख लिए। तो हम ये मानते हैं कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से ही अपने पास रख लिए, तो इसीलिए हम परचेज को लिखते हैं टू परचेज अकाउंट। आ गया समझ में। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ, अगर हमने गुड्स के रूप में चैरिटी कर दी है, अगर हमने चैरिटी की है, दान दिया है किसी को गुड्स के रूप में, तो उस केस में क्या होगा, चैरिटी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है। हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दयालुता दिखा रहे हैं अपनी, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट। तो चैरिटी तो होना है डेबिट आपका डेफिनेटली। क्रेडिट क्या करें, और फिर से हमारे सामने समस्या यही आ जाती है, क्या चैरिटी करते हैं तब हम प्रॉफिट लेते हैं, हम तो कुछ भी नहीं लेते, इवन कॉस्ट प्राइस भी नहीं लेते, लेकिन स्टॉक तो फिर भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर से हम वही कंसेप्ट एप्लीकेबल करके कि हमने माल ही नहीं खरीदा था इतना, परचेज को हमें कम ही तो करना है,
क्योंकि उसी से स्टॉक बनेगा। तो हम यहाँ पर फिर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, टू परचेज अकाउंट। एंट्री आ गई समझ में। नेक्स्ट, अगर हमने चैरिटी कर दी, उसके बाद अगर हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री सैंपल जैसे बहुत बार आते हैं ना कि आप यूज़ करके देखो, अगर आपको पसंद आए तो आप बाय कर लेना आगे, ये आपके लिए फ्री है। बहुत बार बहुत बिजनेस ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स का विश्वास जमाने के लिए, ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करे। और ये वो कंपनियां फॉर्म करती है जिन्हें पूरा भरोसा होता है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ के ऊपर, कि हाँ ये अगर प्रोडक्ट एक बार कस्टमर ने यूज़ कर लिया तो वो डेफिनेटली बाय करेंगे आपसे। तो ये एक तरीके से फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं। अब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना हमारा किस में इंक्लूड होता है, एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये, तो ये एक तरीके का क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है कि नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम कर कैसे रहे हैं, कैश तो हम कर ही नहीं रहे, हमने जो माल खरीदा था हम वो दे रहे हैं, तो वो सेल तो हम कर ही नहीं रहे। फिर से वही बात आ गई, क्या कम करने की, स्टॉक हमें कम करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे जब हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर किसी को हमने फ्री सैंपल के रूप में अपने गुड्स दिए हैं तो ये वाली एंट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। कोई डाउट्स हो। इसके अलावा आपको दिए गए हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने फायदे ही फायदे गिने हैं, नुकसान भी हो सकता है। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर। कंपनी में कभी आग लग सकती है, चोरी भी हो सकती है। तो अगर लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर आपको कुछ नुकसान होता है, तो आपके लिए नुकसान तो है ही, नाम ही पहले आ गया लॉस। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है कि नहीं, फिर ये हमारे लिए लॉस है तो डेबिट होना है कि नहीं होना। तो कन्फर्मली हमें पता चल जाता है कि लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर डेबिट होना ही होना है। अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आनी है तो ये दोनों डेबिट होंगे, कन्फर्मली हमें पता चल जाता है। क्रेडिट क्या करना है, अगर कैश उठा के ले जाए तो हम क्या लिखेंगे, कैश। अगर कोई एसेट उठा के लेके जाए तो हम क्या लिखेंगे, वो एसेट्स लिखेंगे। अब लेके वो क्या गए हैं, गुड्स। गुड्स के लिए हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि हम वो वाली क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएंगे तो हमें स्टॉक कम करना होगा। ना ही हमने वो सेल में दिखाई और ना ही हमने वो स्टॉक में दिखाई, तो कम तो करना है हमें। टू परचेज, हम परचेज का रिवर्स कर देते हैं उसे। जो भी वैल्यू आपकी नष्ट हुई आग लगने से, या जो वैल्यू वो उठा कर लेके गए हैं गुड्स की, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पे ही नोट होगी। दोनों के लिए सेम ही एंट्री होगी। इन केस आजकल सियाने तो सभी हैं, करोड़ों का माल रखा हुआ है बिजनेस में, तो बीमा ना करवाएं, इतने पागल तो कोई नहीं है। बीमा तो करवाएंगे। अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस केस में जनरल इंश्योरेंस अगर हमारे पास है तो वो थेफ्ट को भी कवर कर रहा है और फायर को भी कवर कर रहा है। तो उस केस में अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना क्लेम लोड करते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस तो हो गया, हमने ये वाली एंट्री कर दी। जब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, हमें हो गया लॉस बाय थेफ्ट। आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी तो आपने क्या कहा था, जो आपका नुकसान होगा हमारा है, ये लो पकड़ो अपना नुकसान, हमें तो पैसे दे दो। ये वाली वर्डिंग हमारी होगी कि नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम ये नुकसान किसको दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना क्या बना रहे हैं, हम डेटर्स। जैसे ही लॉस हो गया हमें तो एक तरीके का डेटर बना रहे हैं हम उसे, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे लेने हैं। तो जैसे ही क्लेम लोड करेंगे हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। देखो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ डेबिट क्यों हुआ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट एक तरीके से डेटर के रूप में कन्वर्ट हो रही है इंश्योरेंस कंपनी। डेटर हमारी एसेट है, जब भी इंक्रीज होगी डेबिट होगा। दूसरा, लॉस हम किसे दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, डेबिट द रिसीवर।
अब हम लॉस दे रहे हैं इसको, देखो टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, ये वाली एंट्रियां हो जाएगी अगर हम इंश्योरेंस अपना क्लेम कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। उस हाँ ये भी आपको दिया होगा, अगर गुड्स आपकी इंश्योर्ड हैं, अगर गुड्स इंश्योर है पहली एंट्री एक डेफिनेटली आपको करनी होगी, उसके बाद ही ये वाली एंट्री होगी। अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उस केस में आपको ये करनी है, नहीं तो आपको ये वाली नहीं करनी। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, वो दोनों ही केसेस में होंगी, चाहे आपने इंश्योरेंस करवा रखा है चाहे आपने नहीं करवा रखा, एक जो पार्ट है उसका वो दोनों ही केसेस में नोट होगा। आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम लोड कर दिया, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ना भाई इतना क्लेम हम नहीं पे करेंगे। जनरली यही होता है, जैसे आपका लॉस हुआ था, हम एक अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पर और सिर्फ लॉस बाय थेफ्ट रखते हैं ताकि दोनों में सेम ही होनी है फिर सिचुएशन, तो एक हम रफ कर देते हैं। जैसे आपका नुकसान हो गया 1 लाख, अब कंपनी कहती है नहीं भी 1 लाख हम पे नहीं करेंगे आपको, हम आपको पे करेंगे 70%। अगर वो क्लेम एक्सेप्ट करता है आपके 70%, उस केस में यहाँ तो आप 1 लाख का लॉस ही दोगे, आप तो अपना लॉस पूरा ही दोगे उसे। अब उसके बाद वो आपका एक्सेप्ट करता है, कितना करता है, वो उसे पेमेंट करनी है। अब आपको पेमेंट कर रहा है वो, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करी है, अब उसने एक्सेप्ट ही 70% किया है, तो आपको पेमेंट कितने की करेगा, 70% की। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 70,000 आपके बैंक में डिपॉजिट आ जाएगा। और कहाँ से आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है 70,000, ये वाली एंट्री। लेकिन हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर कितने से बनाया था, 1 लाख से, पूरा हिसाब तो नहीं हुआ, जबकि वो कह रही है हमारी तरफ से पूरा है, इंश्योरेंस कंपनी तो ये कह रही है कि हमारी तरफ से पूरा है। अब हमें जो हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 30,000 का, वो हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हमने वो 30,000 का जो लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वाली एंट्री आप करोगे तब जब इंश्योरेंस कंपनी अगर फुली क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती, पार्टली करती है, तो ये वाली एंट्री होगी इस टाइप से। अगर वो फुली कर देती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और इन केस हमने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं हुआ, हम यहाँ पर 1 लाख का लॉस दिखाएंगे। ये वाली दोनों एंट्रियाँ आप किसकी पहुँचाएंगी, बजाय इसके यहाँ से फिर ये वाली एंट्री हमारी हुई नहीं। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो ये वाली एंट्री हुई नहीं, लॉस बाय थेफ्ट हमारा डेबिट हो चुका है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर आपका 1 लाख से कंप्लीटली डेबिट हो गया क्योंकि नुकसान आपका 1 लाख का हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट 1 लाख। अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, उस केस में ये वाली 2 एंट्रियाँ होंगी। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बीच में ये वाली एंट्री भी होगी और फिर पेमेंट रिसीव करने की भी होगी। तो ये से स्पेशल आपके ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड। अब इन पे बेस एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन देख लो आप जो अच्छा सा लगे आपको कि हाँ ये सोल्व करना है, मुश्किल सा जो लगे कि हाँ ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो हम यहाँ कर लेंगे। देख लो एक बार सभी, तब तक मैं पुश कर देता हूँ वीडियो को। एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ मैं, 1-2 चीज़ें जो आपको बतानी है। मशीनरी परचेज फॉर रेस 5 लाख एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज 50,000। एक ट्रांजैक्शन ये है, एक ट्रांजैक्शन ये है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 20,000।
और एक ट्रांजैक्शन ये है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ₹2,00,000। और बिल्डिंग पर यहाँ जो वैल्यू दे रखी है, पहले के लिए आपकी बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 10,00,000। ये जो हमने रिपेयर करवाई बिल्डिंग उसकी वैल्यू है 10,00,000 और इसकी वैल्यू है 5,00,000। ये ट्रांजैक्शन आपके सामने अगर आ जाती है उस केस में आपने क्या करना है, देखो मशीनरी परचेज फॉर रेस 5,00,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेज 50,000। मोस्ट ऑफ जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करेंगे, मशीनरी के लिए एंट्री कर देंगे 5,00,000 टू कैश, फिर वो एंट्री क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री कर देते हैं। जो नहीं जानते, जो जानते हैं वो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू कैश, वो ये वाली एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो उसको बिजनेस में यूज़ करने तक के जो खर्चे हमारे आते हैं वो सभी की सभी उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ये आप कंसेप्ट स्टडी करोगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एक अलग से सेपरेट चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया गया। तो ये जो कॉस्ट है वो इसकी कॉस्ट में इन्वॉल्व होने वाली है, मशीनरी की कॉस्ट में। इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीनरी को डेबिट करेंगे 5,50,000 से। अदरवाइज अगर हम ऐसा ना करते तो हम यही एंट्री करते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए अलग और मशीनरी के लिए अलग। तो जब भी आप मशीनरी बाय करते हो उसके ऊपर चाहे आपने कैरीज का पे किया हो या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आपने पे किए हों एसेट से रिलेटेड, वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। उसका यूज़ करने के बाद जो रिपेयरिंग के खर्चे हैं उसके वो अलग से रिपेयरिंग में दिखाए जाते हैं, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं अगर उनकी अमाउंट उनकी वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर ये जो रिपेयरिंग है मेजर टाइप की रिपेयरिंग है उस केस में आप फिर क्या करोगे, इसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। अब देखो जैसे इनके लिए एंट्री मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू कैश 5,50,000। नेक्स्ट के लिए इसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। और फिर मैं एंट्री क्या करने वाला हूं इस ट्रांजैक्शन के लिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,00,000 टू कैश, ये वाली एंट्री मैं करूँगा 2,00,000। है तो दोनों रिपेयरिंग, लेकिन एक जगह मैंने बिल्डिंग में दिखाया, एक जगह रिपेयरिंग में दिखाया है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो किस टाइप की रिपेयरिंग है। अगर वो माइनर टाइप की रिपेयरिंग है उस केस में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ही आप शो करोगे। अगर वो मेजर रिपेयरिंग है तो आप उस केस में क्या करोगे, एज ए उसकी कॉस्ट आप शो करोगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक दो क्वेश्चन में ऐसी एंट्रियां आ सकती हैं आपके सामने। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैसा कि आपने डिसाइड किया है 8th क्वेश्चन। आप ही कर दोगे सोल्व। अभी आपने ये मानना है कि आपसे नहीं होगा और अभी आप ही कर दोगे, देख लेना। फिर आपको ये लगेगा कि काश कोई और कर लेते सेलेक्ट। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्रेडिट परचेज, अच्छा ये किसी और ट्रांजैक्शन बात कर रहा है क्या, इसमें इसने फुल अमाउंट तो नहीं दिया इंश्योरेंस प्रीमियम का। इससे पिछला क्वेश्चन किसका है, नहीं ये तो अलग से ही क्वेश्चन है। क्रेडिट परचेज, चलो एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनीज फॉर 50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेलेबल ऑफ पेड इनकम टैक्स ऑफ 20,000 बाई चेक। गुड्स कॉस्टिंग 2,00,000 सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। परचेज आयरन सेफ फॉर 2,00,000
फाइलिंग कैबिनेट फॉर 50,000 एंड कंप्यूटर फॉर 1 लाख। अब इस केस में हमें ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है कि इसमें इंश्योरेंस का हमारा एक्सपेंसेस क्या है, टोटल एक्सपेंसेस। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि 15,000 क्या है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इट मीन्स हमने इंश्योरेंस पहले ही पे कर रखा है। बाद में हमें ये बताया जाता है कि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, डेट हमें दे ही रखी, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए जब हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड क्या है, ये इंश्योरेंस है कि नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना है 15,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट 15,000। बताओ ये एंट्री मैंने करवाई, आपको नहीं करवाई ना, आपने खुद ही की है। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 50,000। हमने क्रेडिट परचेज किया राम एंड कंपनी से 50,000 की, और कैश डिस्काउंट हमें रिसीव होगा एट द रेट ऑफ 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। अगर हम विद इन 10 डेज बिल पे कर दें तो हमें कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अब उस केस में हमें ये बताया जाता है कि कैश पेड टू, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेलेबल ऑफ। हमें डिस्काउंट भी मिल गई और हमने कैश भी पे कर दिया। तो सेकंड ट्रांजैक्शन तक तो हमने कैश पे नहीं किया। जब सेकंड ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, और इसमें दिखा है क्रेडिट परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, ये कैश डिस्काउंट है इसीलिए अमाउंट हमारा फुल आएगा। ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम लेस करके लिख देते 50,000। अब 2 बताओ क्या लिखें, राम एंड कॉर्पोरेशन, राम एंड कंपनी। अब इस केस में इसने वर्ड यूज किया है बिल, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बिल पेबल लिख सकते हैं कि नहीं लिख 50,000। लेकिन फिर उसके बाद ही इसने ये बता दिया कि कैश हम पे कर देते हैं, राम एंड कंपनी को डिस्काउंट ले लेते हैं, डेट हमें बताई नहीं। तो जनरली क्या होता है, अगर बिल्स का नाम भी आ जाए तो बिल हमारे 30 या उससे मोर डेज के लिए लिखे जाते हैं। जो भी बिल रिसीवेबल या बिल पेबल हम लिखते हैं 30 या उससे मोर डेज के लिए, हम 5 या 4 दिनों के लिए बिल नहीं लिखते। हम डायरेक्टली फिर उसे एज ए अपना डेटर ही ट्रीट करते हैं। स्टेटमेंट में ये वर्ड जरूर यूज हुआ है बिल, लेकिन हमें फिर ये बिल पेबल के रूप में शो नहीं करना। जनरल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डायरेक्टली कह दे फिर तो हमें लिखना ही लिखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी राम एंड कंपनी ही लिख रहे हैं 50,000। अब यहाँ पर हमें इस बिल को क्या मानना है कि जो बिल उसने बना के दिया उसकी पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि बिल तो बनेगा जब वो सेल करा तो उसने बिल भी तो बनाया होगा। जैसे आप लेकर के आते हो, कोई भी सामान लेकर के आते हो किसी भी स्टोर से, तो वो बिल बना के देता है आपको। जब उसकी पेमेंट ये करेगा तो उसे क्या मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट। पेमेंट किसे कर रहा है, राम एंड कंपनी को। रिसीवर हो गया राम एंड कंपनी, इसीलिए हमने क्या किया, उसे डेबिट किया। डेबिट उसे कितना करना है, हमें कितने देने थे, 50,000 ही तो देने थे उसके, तो 50,000 से हमें डेबिट करना है। अब 2 कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हम कर रहे हैं, हम उसे पैसा दे रहे हैं, लेकिन 2% 5% डिस्काउंट है ना, 5% कैश डिस्काउंट लेने के बाद इसका 5% आप निकालोगे, कितना आ जाएगा 2,500। 2,500 हमें मिल रही है कैश डिस्काउंट। अगर आप 50,000 में से लेस करोगे 47,500, 47,500 हमें पे करनी है। हमने पे कर दिए, हमें क्या मिली, डिस्काउंट मिली। हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500। अब देखो टोटल सेम हो गया कि नहीं हो गया, 50,000 और 50,000। कुछ मुश्किल था इसमें,
मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में, बाद में ये करोगे काश कोई और सम कर लेते। नेक्स्ट देखो, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। कल बताया था सेम ऐसी सिचुएशन आपको मैंने, सेम ऐसी सिचुएशन बताई थी कल। कौन कौन आया था? शाबाश। क्या एंट्री करेंगे बताओ? शाबाश। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000 है ना ये अमाउंट, 20,000 टू बैंक। ये वाली एंट्री गलत है, ये कौन कौन मानता है? ये वाली एंट्री गलत है, ये कौन कौन मानता है? सभी सही मान रहे हो? फिर तो आप समझ गए। ड्राइंग हम करें क्योंकि इनकम टैक्स पे करा, और जब आपको क्लियरली ये नहीं बताया जाता है कि ये इनकम टैक्स किसके लिए है, तो हम क्या मानेंगे कि जो बिजनेसमैन है उसी का इनकम टैक्स हम पे करें। वैसे इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है फर्म के लिए, लेकिन कुछ एक केसेज में इनकम टैक्स को भी हमें बिजनेस का खर्चा ही मानना होता है, वो तब जब क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग उसे दिखा दी। किसी को कन्फ्यूजन हो इस एंट्री में? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बैठ जाओ। शाबाश। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने गुड्स सेल की है 2 लाख की, 10% प्रॉफिट पे। 2 लाख का 10% प्रॉफिट 20,000। टोटल हमने सेल कितने की गई? 2,20,000 की। एंट्री हम क्या करेंगे? कैश सेल किया ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट किया क्योंकि हम रिसीव करने वाले हैं 2,20,000। टू हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट 2,20,000। एंट्री कुछ मुश्किल है, हमें प्रॉफिट दिखाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका जब आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसीलिए कि हम यहाँ पर प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, परचेज आयरन सेफ फॉर 2 लाख और फाइलिंग कैबिनेट फॉर 5 लाख। आयरन सेफ हम बाय कर रहे हैं। आयरन सेफ इसमें हम लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, और फाइलिंग कैबिनेट को भी हम क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट। अगर यही हमारे आयरन सेफ की बजाय फर्नीचर की शेप होती, क्या लिख देते हम? फर्नीचर। कई बार ये जो हमारे सीलिंग फैन है इनको हम क्या लिखेंगे? फिक्सचर्स। इनके लिए वर्ड यूज होगा फिक्सचर्स। जैसे अगर हमने लाइटें लगवाई हैं, ट्यूब लाइटें या सीलिंग फैन एटसेट्रा अगर हमने लगवाए हैं बिजनेस में, तो इनके लिए वर्ड यूज होगा फिक्सचर्स। इनके लिए आपका वर्ड यूज होगा ऑफिस इक्विपमेंट, और जो लास्ट में दे रखा है कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर ही लिखेंगे हम। तो एंट्री क्या करेंगे? शाबाश बताओ। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने के बाय कर रहे हैं हम? ऑफिस इक्विपमेंट हमने बाय किए हैं आयरन सेफ 2 लाख की, और फाइलिंग कैबिनेट 50,000 का है। डायरेक्टली इकट्ठे लिख दें, एक ही दिन तो बाय किए हैं। नरेशन में हम लिख देंगे कि हमने क्या क्या बाय किया है, लिख सकते हैं ना। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू कंप्यूटर भी इसी में कर दें। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू क्या कर दें? कैश अकाउंट 3,50,000। ये आपका सम सोल्व हो गया। था कुछ इसमें? कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट में ले रखा है, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है, लेकिन वैसे कंप्यूटर को अलग लिख दिया जाता है। कंप्यूटर को बेसिकली हम अलग लिख देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं लिखते। टाइपराइटर एटसेट्रा अगर हम बात करते हैं उनकी, तो उनको ऑफिस इक्विपमेंट में हम इंक्लूड कर लेते हैं। कंप्यूटर को सेपरेट एसेट माना जाता है, लेकिन कुछ एक केसेस में अगर लिख देता है तो ऐसी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट में भी इंक्लूड होगा क्योंकि है तो ऑफिस का उपकरण है कि नहीं। तो इस तरीके से अब आपका जनरल एंट्री पे बेस्ड जो प्रोपोर्शन था वो कंप्लीट होता है। आपको 12 के 12 सम सोल्व कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, नेक्स्ट डे आप पूछोगे मुझसे, नेक्स्ट डे हम लेजर पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व